हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जिसमें हम बात करेंगे लूसेंट जीके वन लाइनर की। ठीक है, तो इस सीरीज़ के अंदर हम लूसेंट जीके वन लाइनर को पढ़ेंगे और पूरी लूसेंट में आपको पूरे 2100 क्वेश्चंस के अंदर करा दूंगा। आपको पता है लूसेंट पूरी वन लाइनर में दी गई है और उसके अंदर काफ़ी सारे वन लाइनर हैं। ठीक है, तो लेकिन आपने अगर ये पूरे 2100 प्रश्न पढ़ लिए, आपको दोबारा से लूसेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसके हर वीडियो में मैं आपको 50 क्वेश्चन लेकर आऊँगा और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। ठीक है, केवल क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ करेंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उससे रिलेटेड सारी एक जगह पर हम देखेंगे और 2100 क्वेश्चंस के अंदर ये आपकी पूरी लूसेंट कवर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इस सीरीज़ को भी आप उतना ही अच्छा सपोर्ट करेंगे जितना आपने बाकी की सीरीज़ को किया है। चलिए, इस वीडियो का ये हमारा पहला पार्ट है इस सीरीज़ का, इसको शुरू करते हैं और एंड तक ज़रूर देखिएगा। और देखिएगा, आपको 50 क्वेश्चन हैं, लेकिन आपको कितने क्वेश्चन यहाँ से मिलते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो सबसे जो प्राचीन पुराण है वो है मत्स्य पुराण और सबसे प्रामाणिक भी यही है। आपको पता है कुल पुराणों की संख्या कई बार पेपर में पूछ ली जाती है, तो पुराणों की संख्या है 18। ठीक है, कुल पुराण कितने हैं? 18 हैं। और सबसे प्राचीन और सबसे प्रामाणिक कौन सा है? मत्स्य पुराण है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानियाँ किसमें वर्णित है? तो ये सही जवाब है जातक कहानियों में। कई बार प्रश्न बनता है जातक कहानियों में क्या है, किसका वर्णन किया गया है? तो गौतम बुद्ध जो थे उनकी पूर्व जन्म की कहानियाँ इसके अंदर वर्णित की गई हैं। फ्रेंड्स देखिए, इसके अंदर हम इजी क्वेश्चंस भी करेंगे और जो वैसे क्वेश्चंस होते हैं जैसे हम ये वाले क्वेश्चन पढ़ रहे हैं सबको करेंगे। इजी क्वेश्चंस आपके इनके एक्स्ट्रा फैक्ट में आ जाएंगे। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी ये सीरीज़ है, यहाँ पर आप इसको अच्छे से सपोर्ट करिएगा। चलिए, इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए जातक कहानियों में तो बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानियाँ हैं। ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाए कि बुद्ध का जो जीवन चरित्र है वो किसमें वर्णित किया गया है, तो बुद्ध के जीवन चरित्र बताया गया है कथावस्तु में। ठीक है, कथावस्तु ये भी एक बौद्ध ग्रंथ है और इसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र को बताया गया है। ठीक है, और आपको पता है बौद्ध धर्म दो जो शाखाएं थी उसमें विभक्त हो जाता है चौथी बौद्ध संगति के बाद। चौथी बौद्ध संगति कब होती है? ये होती है ईस्वी की जो प्रथम शताब्दी होती है उस समय होती है। ठीक है, और उसमें क्या होता है, कनिष्क के शासनकाल में होती है। उस समय ये दो शाखाओं में विभक्त हो जाता है बौद्ध धर्म। तो हिनायन शाखा की ये ग्रंथ है। ठीक है, किस शाखा से संबंधित है? हिनायन शाखा से। दूसरी शाखा कौन थी? महायान शाखा थी। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, वेदों का संकलन कर्ता किसे माना जाता है? तो वेदों का संकलन कर्ता माना जाता है वेद व्यास जी को। कितने वेद हैं? कुल 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्रथम वेद ऋग्वेद को, और सबसे बाद का वेद माना जाता है अथर्ववेद को। ठीक है, चौथा प्रश्न है, 4 वेदों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? तो चारों वेदों को संयुक्त रूप से कहा जाता है संहिता। ठीक है, पांचवा प्रश्न है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? कई बार ऐसे प्रश्न बनते हैं कि किसका आविष्कार कब हुआ था। तो देखिए, आग का जो आविष्कार हुआ था ये होता है पुरापाषाण काल में। ठीक है, और अगर पूछा जाए पहिए का आविष्कार कब हुआ? नवपाषाण काल में। कृषि का आविष्कार कब किया गया? तो कृषि का आविष्कार भी नवपाषाण काल में किया गया। एक और चीज़ फ्रेंड्स यहाँ पे आपको समझ के चलना है। देखिए, कृषि का आविष्कार कब हुआ है? नवपाषाण काल में हुआ है। अगर आपको प्रश्न ऐसा बन जाए कि जो स्थायी निवास की प्रवृत्ति थी मनुष्य के अंदर वो कब विकसित हुई, तो स्थायी निवास की प्रवृत्ति भी नवपाषाण काल में ही हुई, क्योंकि देखिए उसने कृषि का विकास कर लिया है। तो अब वो वहीं पर जहाँ पे वो कृषि करेगा वहीं पे बगल में अपना घर बनाएगा और वहीं पर वो रहेगा। तो स्थायी निवास की जो प्रवृत्ति थी वो कब विकसित हुई? वो भी नवपाषाण काल में विकसित होती है। अगला प्रश्न है हमारा छठवां, मनुष्य व देवताओं के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता कौन थे? तो देखिए, कौन माने जाते हैं मनुष्य और देवताओं के बीच जो मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं? सही जवाब है अग्नि देवता। ठीक है, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? तो मुंगेर को अपनी राजधानी बनाने वाला जो बंगाल का नवाब था उसका नाम था मीर कासिम। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। मीर कासिम ने ही बाद में जो बक्सर का युद्ध हुआ था उसमें भाग लिया था। ठीक है, और जो सिराजुद्दौला था उसके बाद जो नवाब बना था उसका नाम क्या था? मीर जफ़र उसका नाम था। ठीक है, अगला है, मौर्य वंश के किस शासक को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है? अमित्रघात के नाम से जाना जाता है बिंदुसार को। ठीक है, ये चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था और अशोक जो था उसका ये पिता था। ठीक है।
ठीक है, बिंदुसार। एक और है बिंबिसार, वो मगध पर हर्यक वंश का संस्थापक था, ठीक है। तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? वो बिंबिसार था। और बिंदुसार कौन था? ये मौर्य वंश का था और इसी को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है और अशोक का पिता है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को ही सिंहसेन के नाम से जाना गया है। प्रश्न बन सकता है कि जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया है? तो इसको सिंहसेन कहा गया है, ठीक है। अगला है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए भारत का सबसे जो अगर हम बोले कि स्वर्ण काल भी तो गुप्त काल को भी माना जाता है, ठीक है। तो गुप्त काल का जो संस्थापक था गुप्त वंश का, वो था श्रीगुप्त, ठीक है। चलिए अगला है हर्षचरित्र में प्रांतीय शासक के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो हर्षचरित्र में जो प्रांतीय शासक है उसके लिए लोकपाल शब्द का प्रयोग किया गया था, यह आपको ध्यान में रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। 11वां प्रश्न है किस चोल राजा ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था? तो श्रीलंका पर आक्रमण करने वाला जो प्रथम चोल राजा था वो था राजराज प्रथम। किस सूफी संत की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हैं? देखिए गुरु ग्रंथ साहिब आपको पता है सिखों का पवित्र ग्रंथ है और इसके अंदर सूफी संत जो थे बाबा फरीद, इनकी रचनाएं इसके अंदर शामिल की गई हैं, ठीक है। बाबा फरीद के गुरु कौन थे? कई बार प्रश्न बन सकता है। तो जो बख्तियार काकी हैं ये इनके गुरु थे और बाबा फरीद के शिष्य कौन थे ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो निज़ामुद्दीन औलिया और अलाउद्दीन साबिर जो थे ये बाबा फरीद के शिष्य थे। तो ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमारे 3 क्वेश्चन बने। पहला क्वेश्चन ये बना कि जो गुरु ग्रंथ साहिब में उसमें किस सूफी संत की रचना है? बाबा फरीद की। अब पूछ लिया जाए बाबा फरीद के गुरु कौन थे? तो इनके गुरु थे बख्तियार काकी, ठीक है। और पूछ लिया जाए इनके शिष्य कौन थे? तो निज़ामुद्दीन औलिया और अलाउद्दीन साबिर। निज़ामुद्दीन औलिया काफ़ी प्रसिद्ध हैं। फिर औलिया के ही शिष्य कौन आते हैं? अमीर खुसरो, इन्हीं के शिष्य होते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम तुगलमा युद्ध नीति और तोपखाने का प्रयोग किसने किया था? तो भारत के अंदर सबसे पहले तुगलमा युद्ध नीति और तोपखाने का जो प्रयोग किया था वो बाबर ने किया था। पानीपत के पहले युद्ध में, पानीपत की पहली लड़ाई में, कब लड़ी गई थी? 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ी गई थी, जिसमें इब्राहिम लोदी मारा गया था और मैदान में यानी कि युद्ध के मैदान में मारा जाने वाला पहला दिल्ली का सुल्तान था। कौन था? इब्राहिम लोदी, ठीक है। तो 1526 में ये लड़ाई होती है और उसी युद्ध के बाद भारत में मुगल वंश की स्थापना होती है। अगला है किस मराठा पेशवा का संबंध मस्तानी नामक महिला से था? तो देखिए जो मराठा पेशवा थे बाजीराव प्रथम, इनका संबंध या इनका जो चर्चा थी वो मस्तानी नामक महिला के साथ ही रहते थे या उनके साथ इनका कुछ रिलेशन था, तो इसके कारण ये काफ़ी इनकी चर्चा होती है, ठीक है। बाजीराव प्रथम। अगर आपको प्रश्न पूछ लिया जाए कि दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन थे? तो दिल्ली पर जिसने आक्रमण किया तो वो प्रथम पेशवा थे बाजीराव प्रथम, ठीक है। बाजीराव प्रथम ही वो पहले पेशवा थे जिन्होंने दिल्ली पर आक्रमण किया था, ठीक है। उस समय दिल्ली का शासक कौन था ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। एक और चीज़ देखिए पेपर में पूछा जाता है कि प्रथम पेशवा कौन थे, द्वितीय पेशवा कौन थे, अंतिम पेशवा कौन थे? तो ये जो बाजीराव प्रथम थे ये दूसरे पेशवा थे, दूसरे नंबर के पेशवा थे। अगर प्रथम पेशवा पूछा जाए तो बालाजी विश्वनाथ। और यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि मराठा साम्राज्य के जो प्रवर्तक थे या संस्थापक थे वो कौन थे? वो थे शिवाजी, ठीक है। शिवाजी को माना जाता है। दूसरा प्रवर्तक किसको माना जाता है जिसने दोबारा से मराठा साम्राज्य को स्थापित किया? तो बालाजी विश्वनाथ को ही माना जाता है क्योंकि ये प्रथम पेशवा थे, ठीक है। द्वितीय पेशवा बाजीराव प्रथम थे और अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय थे जिन्होंने अंग्रेजों से संधि कर ली थी और उसके बाद मराठा क्या किया गया था? अंग्रेजों का पेशवा पद को समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। तो अंतिम पेशवा कौन थे? बाजीराव द्वितीय थे। किस वर्ष पंजाब को अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया था? देखिए पंजाब को लेकर कई बार पेपर में प्रश्न बनता है कि इनमें से इसको किसने मिलाया था? तो पंजाब को अंग्रेजी शासन में मिलाया था डलहौजी ने, ठीक है। कब मिलाया था? 1849 में, ठीक है। कई बार ऑप्शन में आपको वेलेस्ली कॉर्नवालिस दिए जाते हैं लेकिन आपको ध्यान रखना है 1849 में अंग्रेजी शासन जो था उसके अंदर पंजाब का विलय कर दिया गया था, ठीक है। अंतिम सिख शासक कौन था? तो उस समय जो पंजाब का शासक था वो था महाराजा दलीप सिंह, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। जब रणजीत सिंह उनके बाद ये शासक बनते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद 1849 में क्या होता है? अंग्रेज पंजाब को अपने राज्य में मिला लेते हैं और दलीप सिंह को ब्रिटेन भेज देते हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए, क्योंकि उस समय इनकी जो आयु होती है वो काफ़ी कम होती है, ठीक है। अगला है
किस वर्ष के बाद ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के लिए कठोर होता चला गया? आपको पता है कांग्रेस की स्थापना कब होती है? कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 को, ठीक है। पहले अध्यक्ष कौन होते हैं? WC बनर्जी, ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष होते हैं। और पहला जो सम्मेलन होता है इनका अधिवेशन वो होता है उसमें बम्बई के अंदर, ठीक है। तो 1885 1886 उस समय तो कांग्रेस इनके प्रति, जो ब्रिटिश सरकार था वो तो इनके प्रति नरम थी, लेकिन 1887 के बाद से क्या होता है, ये कांग्रेस के प्रति रुख इनका जो कठोरता है वो होने लग जाता है, ठीक है। उस समय कौन वायसराय रहता है जब कांग्रेस की स्थापना होती है? लॉर्ड डफरिन उस समय भारत का वायसराय था, ठीक है। और कांग्रेस की स्थापना किसने करी थी, ये भी प्रश्न बनता है। तो A.O. ह्यूम जो था, एक अंग्रेज, एक सिविल अधिकारी था, रिटायर्ड, इसने कांग्रेस की स्थापना करी थी। अगला है, वर्ष 1943 को भारत ने अंडमान द्वीप सुभाष चंद्र बोस को सौंपा, उन्होंने इसका नाम क्या रखा? तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1943 में क्या हुआ, जापान ने जो अंडमान द्वीप था वो सौंप दिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, ठीक है। उन्होंने अंडमान का जो नाम रखा था वो रखा था शहीद द्वीप, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सुभाष चंद्र बोस ने किसे शहीद द्वीप कहा था, तो अंडमान द्वीप को कहा था, ठीक है। और जापान ने उनको दोनों द्वीप सौंपे थे, अंडमान भी और निकोबार भी। तो अंडमान को उन्होंने शहीद द्वीप कहा और निकोबार को उन्होंने स्वराज द्वीप कहा था, ठीक है। तो दोनों आपको ध्यान रखना है कि उन्होंने क्या नाम रखे थे, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी, ठीक है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राजा राम मोहन राय जो हैं इनको ये राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी, ठीक है। दुनिया के मजदूर एक हों का नारा किसने दिया था? तो ये जो नारा है, दुनिया के मजदूरों एक हो, ये नारा दिया था कार्ल मार्क्स ने, ठीक है। कार्ल मार्क्स कहाँ का था? ये जर्मनी निवासी था, जर्मन था ये, और इसी को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है। प्रश्न बन जाए वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसको माना जाता है, तो वो कार्ल मार्क्स को ही माना जाता है। और इसकी किताबें कई बार पेपर में पूछ ली जाती हैं। तो इसकी प्रमुख किताबें थी, एक है दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये इसकी किताब है, ठीक है। दो प्रमुख किताबें हैं कार्ल मार्क्स की, दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। और एक प्रमुख नारा है कि दुनिया के मजदूरों एक हो, ठीक है। अगला है, कौन सा देश हिटलर की विस्तारवादी नीति का पहला शिकार था? हिटलर ने जब अपना विस्तारवादी नीति अपनानी शुरू करी तो इसका जो पहला शिकार बना था वो बना था ऑस्ट्रिया, ठीक है। अगला है, हेली नामक धूमकेतु अगली बार कब दिखाई देगा? तो देखिए जो हेली नामक धूमकेतु है इसका जो टाइम पीरियड है वो निश्चित है कि ये हर 76 साल में वापस आता है, ठीक है। तो अंतिम बार ये 1986 में देखा गया था, अगली बार ये 2062 में देखा जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कई बार प्रश्न बनता है कब दिखाई देगा, अंतिम बार कब दिखाई दिया, इसका कुल अंतराल कितना है, तो ये सारी बातें आपको यहाँ पर पता चल गई। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब का प्रायद्वीप, ठीक है। और एक प्रश्न और बनता है कि किस महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है? तो वो बोला जाता है यूरोप को, ठीक है। यूरोप का खेल का मैदान किसे कहा जाता है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है, कई बार पेपर में बनता है। तो यूरोप का प्लेइंग ग्राउंड, खेल का मैदान कहा जाता है स्विट्ज़रलैंड को, ठीक है। और अगर प्रश्न बन जाए यूरोप का मरीज किसको कहते हैं? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहते हैं, ठीक है। और यूरोप का गर्म कंबल किसको कहा जाता है? यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है गल्फ स्ट्रीम जलधारा को, ठीक है। तो जो गल्फ स्ट्रीम जलधारा है इसी को यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है और तुर्की को बोला जाता है यूरोप का मरीज। अगर पूछ लिया जाए एशिया का मरीज किसको बोला जाता है, तो एशिया का मरीज बोला जाता है चाइना को, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, एशिया का मरीज कौन है? चाइना है। अफ्रीका के उष्ण घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो जो अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान हैं उनको सवाना कहा जाता है, ठीक है। और जो शीतोष्ण घास के मैदान हैं उनको वेल्ड कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला है, ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों पर काम करने वाले मजदूरों को क्या कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में जो भेड़ पालन केंद्रों पर काम करते हैं मजदूर, उनके लिए जैकारू शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए इकाई क्या है? तो देखिए ओजोन परत की जो मोटाई नापी जाती है वो किससे नापी जाती है? डॉप्सन से नापी जाती है। कई बार ये पेपर में प्रश्न बनता है कि ओजोन परत की मोटाई किससे मापी जाती है या उसकी इकाई क्या है? वो है डॉप्सन। अगला प्रश्न है, कौन सी पवन तंबाकू की खेती को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है? तो तंबाकू की खेती को नुकसान जो पवन पहुंचाती है उसका नाम है कोयम्बेग, ठीक है। कोयम्बेग जो पवन है, ये जो हवा है, ये
जो तंबाकू की खेती है उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। और कैसी हवा है ये, तो ये जो जावा द्वीप है इंडोनेशिया का, वहाँ पर बहने वाली एक प्रकार की ये गर्म हवा है, ठीक है। कई बार प्रश्न बन सकता है कोयम्बेग जो हवा है, गर्म हवा, ये कहाँ बहती है, तो ये इंडोनेशिया के जावा द्वीप में बहती है। अगला प्रश्न है कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है माही नदी। और अगर प्रश्न बन जाए कि भूमध्य रेखा यानी कि जो इक्वेटर है, जिसको विषुवत रेखा भी बोला जाता है, उसको 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो वो है कांगो नदी या फिर जायरे नदी, ठीक है। तो कांगो या जायरे है। और अगर पूछा जाए मकर रेखा को, तो मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी, ठीक है, जो कि कहाँ है, ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। तो तीनों नदियाँ आपको ध्यान रखनी है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, रांची झारखंड में है ये, ठीक है। और भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है कांगो नदी या जायरे नदी, और मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी। अगला है ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है उसका नाम है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ठीक है। अगला प्रश्न है 30वां प्रश्न, भारत और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच किस रेखा द्वारा सीमा निर्धारण किया गया था, तो देखिए भारत और अफगानिस्तान के बीच 1896 में एक रेखा खींची गई जिसका नाम था डूरंड रेखा, ठीक है। और वर्तमान में ये जो डूरंड रेखा है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में स्थित है, क्योंकि उस समय तो पाकिस्तान भी भारत का ही हिस्सा था। उस समय ये जो लाइन थी ये भारत और अफगानिस्तान के बीच थी, 1896 में ये खींची गई थी। वर्तमान में ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा बनाती है, ठीक है। रेड क्लिफ लाइन की बात करें तो ये 1947 में डिसाइड की गई थी, भारत पाकिस्तान के बीच है। और एक और रेखा है मैकमोहन रेखा, ये 1914 में खींची गई थी भारत और चीन के बीच। अगला है राजस्थान की एकमात्र नदी जो साल भर बहती है, तो राजस्थान की एकमात्र नदी जो साल भर बहती है उसका नाम है चंबल नदी। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापत्तनम बंदरगाह, ठीक है। सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, कमेंट करके आप मुझे जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि यहाँ पर कुंभ भी लगता है। तो उज्जैन जो है ये शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। अगला है राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है, तो राजस्थान का गौरव कहा जाता है चित्तौड़गढ़ को। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यानी कि यहाँ पर बात हो रही है जो सिडबी है, ठीक है, सिडबी। तो सिडबी का जो हेडक्वार्टर है ये लखनऊ में स्थित है। और सिडबी की स्थापना कब होती है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। अगला है बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेनापति कौन था। देखिए बक्सर का युद्ध 1764 में होता है, ठीक है। और इसमें जो ब्रिटिश सेनापति था उसका नाम था हेक्टर मुनरो। संपूर्ण पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार है, तो लगभग ये जो अनुपात है ये 7:3 का है, ठीक है। लगभग 70% है, ठीक है, लेकिन वैसे एक्चुअल अगर देखा जाए तो 71% है। तो 71% पर क्या है, जल है, और बाकी का क्या है, वो ज़मीन है, ठीक है। अगला है केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र जो है ये मैसूर में स्थित है। किस अधिनियम द्वारा भारतीय महिलाओं को वोटिंग का अधिकार मिला था, तो भारतीय महिलाओं को वोटिंग का अधिकार जो मिला था ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार आया था, ठीक है, 1919 में, उसके द्वारा मिला था, ठीक है। उस समय चेम्सफोर्ड कौन थे, भारत के वायसरॉय थे, और मॉन्टेग्यू कौन थे, ये भारत के राज्य सचिव थे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ऐसे प्रश्न भी पेपर में बनता है। अगला है संविधान में उपराष्ट्रपति संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो उपराष्ट्रपति का जो पद है ये कहाँ से लिया गया है, या उससे संबंधित जो प्रावधान है ये कहाँ से लिए गए हैं, ये लिए गए हैं अमेरिका के संविधान से, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो महाभियोग प्रक्रिया है, महाभियोग की जो प्रोसेस है वो भी अमेरिकी संविधान से ली गई है। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे, देखिए अगर प्रधानमंत्री पूछा जाए कि प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था, तो सही जवाब है मोरारजी देसाई। और अगर पूछा जाए कि प्रथम कैबिनेट मंत्री कौन थे जिन्होंने इस्तीफा दिया, तो वो कौन थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है। और मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी थे, और सबसे वृहद जो प्रधानमंत्री हैं वो भी मोरारजी देसाई थे, ठीक है।
अगला है लोकसभा अध्यक्ष को किसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है? तो इसका जवाब है किसी के द्वारा नहीं, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की कोई भी विशेष प्रकार की शपथ नहीं होती है। ये बतौर सांसद शपथ लेते हैं और फिर उन्हीं में से किसी को लोकसभा का अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है, तो ये कोई भी प्रकार की पर्टिकुलर शपथ नहीं लेते हैं। ठीक है, और अगर बात की जाए कि अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, तो ये अपना त्यागपत्र देते हैं उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है लोकसभा अध्यक्ष को। अगला है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो जो राज्य लोक सेवा आयोग होता है इसका जो कार्यकाल होता है अध्यक्ष और जो बाकी सदस्य होते हैं उनका होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष। ठीक है, जो भी पहले हो। लेकिन अगर संघ लोक सेवा बात करें हम, संघ लोक सेवा आयोग की, तो उनका होता है 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष। ठीक है, तो वहाँ पर 65 है, यहाँ पर 62 है, कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। अब बात करें इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो लोक सेवा आयोग जो राज्य का होता है उनकी नियुक्ति का अधिकार होता है राज्यपाल को, और संघ लेवक कौन करता है, राष्ट्रपति। लेकिन अगर पूछा जाए इनको हटाने का अधिकार किसे है, तो इनका हटाने का, चाहे वो राज्य हो चाहे वो संघ हो, तो उनको हटाने का अधिकार है राष्ट्रपति को। राज्यपाल का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। अगला है राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत का जो राष्ट्रीय झंडा है तिरंगा, इसको संविधान सभा में प्रस्तुत किया था हंसा मेहता ने। ठीक है, और संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपना लिया था? तो ये अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, इसका अनुपात क्या होता है? तो लंबाई और चौड़ाई यानी कि लेंथ और ब्रेथ का जो अनुपात होता है वो होता है 3:2। ठीक है, इसमें 3 रंग होते हैं, आपको पता है। तो जो केसरिया रंग होता है जो सबसे ऊपर होता है, ये जागृति, शौर्य और त्याग का प्रतीक है। ठीक है, जो सफ़ेद रंग है ये सत्य और पवित्रता का प्रतीक है, और जो हरा रंग है वो जीवन समृद्धि का प्रतीक है। यह आपको ध्यान में रखना है। अगला है एक पार्सेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? तो एक पार्सेक क्या होती है, ये इसमें ये दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक पार्सेक, ये पार्सेक क्या है, दूरी को मापने वाली सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, वो है पार्सेक। और एक पार्सेक में होते हैं 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है, लाइट ईयर्स। लाइट ईयर्स भी दूरी को मापने की इकाई है। अगला है सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज कब की गई थी? तो सीवी रमन द्वारा जो उन्होंने रमन इफेक्ट खोजा था, इसकी खोज उन्होंने 1928 में की थी। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है विक्रम साराभाई को। ठीक है, और विक्रम साराभाई की ही अध्यक्षता में एक स्थापना की गई थी समिति की, जिसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति। कब बनाई गई थी ये समिति? 1962 में, और इसको किसके अध्यक्ष में बनाया गया था? विक्रम साराभाई के। ठीक है, बाद में 1969 में इसी समिति का पुनर्गठन किया जाता है, और इसी समिति को नाम दिया जाता है इसरो का। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसरो का गठन कब होता है? 1969 में। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम भारतीय कौन थे? तो देखिए, जो इंग्लिश चैनल है, ब्रिटिश चैनल है, उसको तैरकर पार करने वाले जो प्रथम भारतीय थे उनका नाम था मिहिर सेन। और अगर पूछा जाए कि प्रथम महिला कौन थी, तो प्रथम महिला थी आरती शाह। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल जो जज होते हैं उनकी संख्या होती है 15, और जो इनका कार्यकाल होता है नॉर्मल जज का वो होता है 9 साल का। लेकिन अगर बात की जाए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की, तो इनका कार्यकाल 3 साल का होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का होता है, और एक जज के रूप में कार्यकाल कितने का होता है? 9 साल का होता है। ठीक है, अगला है गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है 19 दिसंबर को, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को ही पुर्तगालियों ने गोवा को छोड़ा था। यानी कि गोवा पूरी तरीके से पुर्तगालियों के वहाँ से निकला था कब? 19 दिसंबर 1961 को। इसीलिए उस दिन मनाया जाता है गोवा मुक्ति दिवस। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा लूसेंट जीके वन लाइनर सीरीज़ का हमारा पहला पार्ट। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर दें, वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आपको रिवीजन करना है तो रिवीजन के लिए भी मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो हम क्विक सीरीज़ भी शुरू करेंगे, जिसमें हम जल्दी जो एक वीडियो के अंदर 1000 या 500 क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करेंगे रिवीजन के लिए केवल। ठीक है, वहाँ पर मैं आपको ऐसे डिटेल में नहीं बताऊँगा, केवल रिवीजन करेंगे पूरी बुक का।
ठीक है फ्रेंड्स। या फिर किरण पब्लिकेशन अगर आपको चलानी है तो आपको मुझे बता देना, मैं उसके भी जो वन लाइनर है जो रिवीजन के तौर पर उनको हम शुरू कर देंगे। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट ज़रूर करें आपको वीडियो कैसा लगा। आपको सीरीज़ के बारे में आपको कुछ कहना है तो सीरीज़ कमेंट करें अपना, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को, ठीक है। सपोर्ट करिए जीके ट्रैकर यूट्यूब चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स।